मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है संधि। यह पाठ कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है तथा वे विद्यार्थी जो यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। संधि। सबसे पहले हमें संधि के सामान्य अर्थ को समझ लेना चाहिए। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, मिलाना या जोड़ना। संधि का अर्थ है मिलाना या जोड़ना। अब हम संधि की परिभाषा को समझेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उन वर्णों में मिलाने के बाद जो परिवर्तन उपस्थित होता है वही संधि कहलाता है। जैसे सुधन आगत, उ धन आ मिलकर के वा में परिवर्तित हो गए और नया शब्द बना स्वागत। विद्या धन आलय, आ धन आ मिलकर के बड़ा आ में ही परिवर्तित हुए और नया शब्द बना विद्यालय। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ और संधि विच्छेद का अर्थ है कि संधि युक्त जो शब्द हैं उनको अलग करना। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि ही संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे संधि युक्त शब्द है महोत्सव और हमने इसको अलग अलग किया, महाधन उत्सव। ये जो महाधन उत्सव है यही संधि विच्छेद है। उच्चारण, उत धन चारण, तो उत धन चारण लिखना ही संधि विच्छेद करना कहलाता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है, दो स्वरों को समीप लाया जाता है, पास में लाया जाता है, उससे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन आत्मा, आ स्वर और आ स्वर मिलकर के बड़ा आ स्वर में ही परिवर्तित हो गए और हमारा शब्द बना महात्मा। पुस्तक धन आलय, आ धन आ मिलकर के आ में परिवर्तित हो गए, शब्द बना पुस्तकालय। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। पहला प्रकार है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। अब हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा के अनुसार सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि संधियों को समझने के लिए परिभाषा और नियम पता होने बहुत आवश्यक है। दीर्घ संधि की परिभाषा के अनुसार जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ अर्थात दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जब ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, इन चारों स्वरों को जब इन्हीं के समान स्वर से मिलाया जाता है तो उनके स्थान पर उसका दीर्घ, उसका बड़ा हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वेद धन अंत। अब द यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ स्वर है और अंत में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। तो आ और आ
दोनों मिलकर के बड़ा आ में परिवर्तित हो गए और वेद धन अंत मिलकर के नया शब्द बना वेदांत। इसी प्रकार कवि धन इंद्र, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई में परिवर्तित हो गए, दीर्घ हो गया उसका, तो हमारा शब्द बना कवींद्र। भानु धन उदय, भानु, अब भानु में कौन सा स्वर है? छोटा ऊ स्वर है और उदय में भी छोटा ऊ स्वर है, तो ऊ और ऊ मिलकर के ऊ में, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गए। अगले उदाहरण के अनुसार वधू धन उत्सव, अब यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के परिवर्तित हो गए बड़ा ऊ में, नया शब्द बना वधूत्सव। मही धन इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई में ही परिवर्तित हो गए, तो हमारा नया शब्द बना महींद्र। कहने का अर्थ यह है कि दीर्घ संधि की परिभाषा के अनुसार जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ को समान स्वरों अर्थात समान आ ई ऊ से ही मिलाया जाता है, तो दोनों भले ही छोटा आ और छोटा आ है तो मिलकर के बड़ा आ अर्थात दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे, या ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर के भी आ में ही परिवर्तित होंगे। दूसरा हमारा संधि का प्रकार है, स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण से सबसे पहले हम गुण संधि की परिभाषा समझ लेते हैं कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ई ऊ अथवा री स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जब आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री स्वर आते हैं तो छोटा आ और ई मिलकर के ए में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़ा आ और ऊ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, आ और री मिलकर के अर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे यथा धन इष्ट, यथा, अब यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ स्वर है और इष्ट में ई स्वर है, आ और ई मिलकर के ए में परिवर्तित हो गए, हमारा शब्द बनेगा यथेष्ट। पर धन उपकार, स्वर है अंत में आ और उपकार में शुरुआत में स्वर है ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाएंगे और आ और ऊ मिलकर के ओ बन गए, हमारा शब्द बनेगा परोपकार। इसी प्रकार देव धन ऋषि, अब देव में अंत में स्वर है आ और ऋषि में स्वर है री, आ और री मिलकर के अर में परिवर्तित हो जाएंगे, हमारा शब्द बनेगा अर। अब हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। संधि का, स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या ओ आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझिएगा कि आ, ह्रस्व आ अथवा दीर्घा, धन ए अथवा ए मिलाकर के किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ए में। इसी प्रकार से ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, धन ओ अथवा ओ मिलाकर के ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्योंकि संधियां उदाहरण के माध्यम से भली भांति समझ में आती हैं। पहला उदाहरण है एक धन एक। अब एक का अंत में कौन सा स्वर है? आ स्वर है और एक ए स्वर है। आ और ए मिलकर के ए में परिवर्तित हो गए और हमारा नया शब्द बना एकैक। महाधन ओजस्वी, आ स्वर और ओ मिलकर के किस में परिवर्तित हो गए? ओ में, दीर्घ।
महा धन औषध, आ धन औ मिलकर के परिवर्तित हो गए औ में। तो नियम के अनुसार, दीर्घ वृद्धि संधि के नियम के अनुसार, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए या ओ आता है तो आ और ए मिलकर के ए में, और आ और ओ मिलकर के ओ या ओ, कोई भी स्वर हो, ओ या ओ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं, यण संधि। यण संधि की परिभाषा के अनुसार जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः या, वा तथा रा हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, समान स्वर नहीं आएगा यहाँ पर, कोई अन्य स्वर आएगा तो ई और अन्य स्वर मिलकर के या में परिवर्तित हो जाएंगे, ऊ और भिन्न स्वर मिलकर के वा में बदल जाएंगे, और री और अन्य स्वर मिलकर के रा में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे अति प्लस अधिक, अति, यहाँ पर अति धन अधिक। अब यहाँ पर कौन सा स्वर है? ई, और अधिक में कौन सा स्वर है? आ। ई और आ मिलकर के या में परिवर्तित हो गए और हमारा शब्द बना अत्यधिक। सुधन आगत, छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर के वा में परिवर्तित हो गए, और पितृ धन अनुमति, री धन आ मिलकर के रा में परिवर्तित हो गए, हमारा शब्द बना पितृनुमति। तो इस प्रकार से संधि को समझने के लिए नियम को पढ़ना और जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नियम के हम ऐसे ही किसी भी वर्ण को आपस में नहीं मिला सकते हैं, तो हमारी संधि नहीं बनेगी। संधि पढ़ने के लिए नियम जानना बहुत आवश्यक है। अगला हमारा संधि का प्रकार है अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा के अनुसार जब ए, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, आए, अव, आव हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ए अथवा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई और स्वर आता है तो ए और वह स्वर मिलकर के, ए और आ मिलकर के ए में परिवर्तित हो जाते हैं, ओ और आ मिलकर के अव में परिवर्तित हो जाते हैं, और ओ तथा आ मिलकर के आव में परिवर्तित हो जाते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण है ने धन अन। अब ने में अंत में स्वर कौन सा है? ए। उच्चारण से ही आपको समझ में आ रहा है कि ए स्वर है, तो ए और अन में स्वर है आ। ए और आ मिलकर के ए में परिवर्तित हो गए, हमारा शब्द नया बना। ने से ए अलग हो गया तो बचा ना, और ए और आ मिलकर के ए में परिवर्तित हो गए हैं तो ना या, और अंत में बचा ना, तो हमारा नया शब्द बना नयन। पो धन अन, ओ धन आ मिलकर के अव में परिवर्तित हो गए, शब्द बना पवन। इसी प्रकार पौ धन अन मिलकर के आव में परिवर्तित हो गए और हमारा शब्द बना पावन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। संधियों को समझने के लिए नियम भली भांति ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ें, एक दो बार पढ़ें और उन्हें याद करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।